बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ का सेक्शन 6 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन 6 है वो एक्चुअली डील करता है पॉलीगैमी से। पॉलीगैमी मीन जब भी कोई मर्द एक से ज़्यादा शादियां करता है तो इस प्रोसेस को पॉलीगैमी कहा जाता है। मतलब किसी भी मर्द का एक से ज़्यादा बीवियां रखना पॉलीगैमी कहलाता है। पॉलीगैमी तो इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब भी कोई हस्बैंड पहले कोई बीवी है और उसके बाद और शादी करना चाह रहा है, दूसरी शादी या तीसरी या चौथी कोई भी शादी करना चाह रहा है, तो उसके लिए कुछ लवाजमात हैं जो इस ऑर्डिनेंस में बता दिए गए हैं। तो उसको फॉलो करना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए आइए इसको रीड करते हैं। सबसेक्शन 1, नो मैन ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल। परमिशन किसकी? आर्बिट्रेशन काउंसिल की। Contract and other marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। पहली बात, ये ऑर्डिनेंस सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, कोई भी मैन, आदमी जो कि ऑलरेडी जिसकी कोई बीवी हो, वो बग़ैर आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लिए। अब कानून में लफ्ज़ है आर्बिट्रेशन काउंसिल का, जो सेक्शन 6 में डिस्कस है आर्बिट्रेशन काउंसिल का, कि आर्बिट्रेशन काउंसिल से आपने इजाज़त लेनी है दूसरी शादी की। दूसरी शादी नहीं कर, अगर वो बग़ैर इजाज़त लिए दूसरी शादी फ़र्ज़ करें उसने कर ली, इजाज़त नहीं ली, तो फिर ये कानून कह रहा है कि उसकी वो शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी। सेक्शन 5 के तहत जो हमने पढ़ा था उसके तहत उसकी ये शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी। इस तरह एन एप्लीकेशन फॉर द परमिशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fees, and shall state reason for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto। तो जब वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में जाएगा, वहाँ पर एप्लीकेशन देगा, तो वो जो एप्लीकेशन होगी वो जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर कि कैसी होगी, रिटर्न में होगी। प्रेस्क्राइब्ड मैनर है कि वो रिटर्न में होगी। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस कितनी देगा वो एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, पहले तो ये देखें कि कौन सी यूनियन काउंसिल में जाएगा। जहाँ जो उसकी बीवी की जो यूनियन काउंसिल होगी, जहाँ पर उसकी बीवी रहती है, उसकी जो यूनियन काउंसिल होगी वहाँ पर वो एप्लीकेशन लेके जाएगा कि और उसके साथ स्टेट करेगा रीज़न कि फ़लाँ रीज़न्स पर मैंने दूसरी जो है शादी करनी है, तो मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। और साथ वो प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस जो कि 100 रुपये होती है, 100 रुपये फ़ीस अदा करेगा और लिखेगा। मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं इसकी। फ़र्ज़ करें अगर बीवी बांझपन का शिकार है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर कोई फ़िज़िकली अनफिट है जिससे उनके दरमियान जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो मुमकिन नहीं है, तो वो भी एक ग्राउंड है। इसके बाद अगर बीवी जो है इंसेनिटी में है, मतलब पागल है या किसी और बीमारी में मुब्तला है, या कोई छूत की कोई और बीमारी है इस तरह की, या एक ग्राउंड और भी होता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ क्लैशेस थे, उसके बाद बीवी जो है मियाँ से अलग हो गई, मियाँ ने फिर कोर्ट में जो जन शोई का दावा, कंजुगल राइट्स का वो दावा किया, दावा मियाँ के हक़ में डिक्री हो गया, उसके बाद भी बीवी विलफुल उससे अवॉइड करती है, फिर भी कोर्ट के आर्डर के तहत उसको खातिर में नहीं लाती और उससे दूर ही रहती है, तो फिर भी उसका ये ग्राउंड बनता है कि वो इस ग्राउंड पे भी कि कोर्ट ने जो कंजुगल राइट्स का जानशोई का दावा था वो डिक्री कर दिया है, लेकिन फिर भी बीवी जो है जो हकूक़ ज़ौजियत हैं वो अदा नहीं कर रही, तो ये भी उसके पास एक सॉलिड ग्राउंड होगा जिसकी वजह पे
वो आर्बिट्रेशन कौंसल में जाके, उस यूनियन कौंसल में जाके दूसरी शादी की इजाज़त ले सकता है। प्रपोज्ड मैरिज एंड, अच्छा जब ये जाएगा तो फिर उस वक़्त आर्बिट्रेशन कौंसल पूछेगी कि आपकी पहले कितनी बीवियाँ हैं। अगर एक बीवी है तो क्या उससे पहले इजाज़त ली है, अगर तो दो या तीन बीवियाँ हैं ऑलरेडी तो उनसे इजाज़त ली है या नहीं ली, ये भी वो आर्बिट्रेशन को बताएगा। और आर्बिट्रेशन कौंसल तमाम मामलात को देखकर उसके बाद वो उसको इजाज़त देगी अगर वो जस्ट एंड फेयर हुआ तो। और इसके बाद द निकाह रजिस्ट्रार और द पर्सन हु solemnizes a nikah shall accurately fill all the column of the nikahnaमा form with specific answers of the bride or the bridegroom। तो कानून ये चीज़ इस चीज़ पे पाबंद करता है निकाह रजिस्ट्रार को कि वो जो है जितने भी क्वेश्चन या जितने भी कॉलम्स होते हैं निकाहनामे में, वो उससे जो दूल्हा है और दुल्हन है उन दोनों से पूछ कर लिखे, उन्हें इस चीज़ का इल्म हो और उनकी विल हो और उन्हें बताए, उनसे पूछ कर वो सारे एक्यूरेटली सही फिल करे और सब को फिल करे, किसी चीज़ को मिस ना करे, ताकि बाद में उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाया जा सके। ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 द चेयरमैन शैल आस्क द एप्लीकेंट एंड हिज एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स ईच टू नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, ये जो वर्ड है ना, ये इसका पूरा होना लाजमी है। grant subject to such condition if any as may be deemed fit they can permit। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन काउंसिल में जो खामंद है वो लेके गया है कि मुझे दूसरी शादी करनी है, वो जो ग्राउंड्स थे उनमें से कोई एक ग्राउंड बताएगा, तो किसी सॉलिड ग्राउंड पर फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल एप्लीकेशन जो ही मौसूल होगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टीज़ को वो कहेगी कि अगले 7 दिनों में ऑर्डर भेजेगी कि ऑर्डर मौसूल करने के 7 दिनों के अंदर आप अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव दें जो यहाँ पर आकर आपका इशू जो है वो उसको आपकी नुमाइंदगी करें। उसके बाद जो डिसीजन होता है वो इधर मेजॉरिटी का होता है, मतलब एक जो आर्बिट्रेशन काउंसिल कायम हो चुकी है उसमें अगर 5 बंदे हैं तो जिस साइड पे 3 होंगे उस साइड पे, अगर फ़र्ज़ करें 2 और 2 एक साइड पे हैं तो तीसरा जो चेयरमैन होगा, अगर तो मेजॉरिटी वाला काम नहीं है, मेजॉरिटी किसी एक साइड पे नहीं है, तो फिर चेयरमैन हतमी फ़ैसला कर सकता है, ये भी चेयरमैन को इख्तियार हासिल है। इसके बाद इफ़ द पर्सन सबसेक्शन 4 में कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2A, जो हमने बताया है कि निकाह रजिस्ट्रार पर लाजिम है कि वो तमाम कॉलम्स जो निकाह के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं उनको स्पेसिफ़िकली ब्राइड और ब्राइड ग्रूम से पूछ के उनके जो जवाब हों हू बहू वो वैसे लिखे और किसी चीज़ को मिस ना करे, किसी चीज़ को छोड़े ना, सब को फिल करे। अगर कोई एंट्री नहीं है तो उस पर उसको काट दे, तो वो सारा जो एक प्रोसीजर है उसको ड्यू कोर्स फॉलो करे। अगर वो फॉलो नहीं करता तो उसको 1 माह तक सज़ा और 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। और इसके बाद कहते हैं कि सबसेक्शन 3 जो है, जो चेयरमैन है, चेयरमैन उसको जब एप्लीकेंट से पूछेगा कि आपकी जो बीवियाँ हैं उनसे आपने इजाज़त ली है नहीं ली, और ये तमाम मामलात, अगर इसको वो ड्यू कोर्स फॉलो नहीं करता तो उसको 3 माह तक कैद और जो है 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इसके बाद सबसेक्शन 5 एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स एन अदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल पे इमीडिएटली इंटायर अमाउंट ऑफ द डॉर वेदर प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। अच्छा, वो कहता है कि अगर उसने इजाज़त नहीं ली किसी बंदे ने और उसने दूसरी शादी कर लिया है तो फिर जो पहले उसकी बीवी या बीवियाँ हैं उनको वो जो हक महर है, चाहे मौज्जिल है चाहे गैर मौज्जिल है, वो उसी वक़्त उसको अदा करने का पाबंद होगा। और अगर वो उसको अदा नहीं करता तो फिर जिस तरह से लैंड रेवेन्यू, मतलब जो कलेक्टर वगैरह जिस तरह से बाकी ज़मीनों को बेच कर किसी से रिकवरी लेते हैं, उस तरीके से उससे रिकवरी ली जा सकती है, जो हक महर उसका उससे वसूल किया जा सकता है। इसके बाद ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर, फाइन 5 लाख तक। इसके बाद वो कहता है
कि अगर कोई शादी करता है बगैर इजाज़त के तो फिर क्या होगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त नहीं लेता तो फिर अगर कंप्लेंट, क्योंकि ये पीनल एक्शन भी है इस पे, तो अगर बीवी जो है कंप्लेंट दायर करती है तो उसके बाद उसको 1 साल तक सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 6 जो कि पॉलीगैमी से रिलेटेड था। और इसमें जो चीज़ें याद रखने की हैं, एक तो जब दूसरी शादी करेंगे तो उसके जो ग्राउंड्स हैं, किन किन ग्राउंड्स पे बांझपन हो गया, फिज़िकली अनफिट है या इंसेनिटी है, या फिर वो अगर कोई डिक्री ली है जानशोई की, कंजुगल राइट्स की, तो उसको वो जो उसकी बीवी है वो अवॉइड कर रही है, फिर भी डिक्री के बावजूद भी अवॉइड कर रही है, तो फिर भी उसका एक सॉलिड ग्राउंड बनता है इस पे। और बाकी ये जो सज़ाएं हैं वो हैं। और इजाज़त जो है, इजाज़त हमेशा याद रखें कि इजाज़त जो बीवी की यूनियन काउंसिल होती है वहाँ से ली जाती है, इजाज़त वहाँ से ली जाती है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें, एक और क्वेश्चन है कि उसकी बीवियाँ थी पहले 2, अब वो तीसरी करना चाह रहा है, तो फिर कौन सी यूनियन काउंसिल में जाएगा। तो फिर ये पहली बीवी, ये दूसरी बीवी, अब तीसरी करना चाह रहा है, तो फिर वो दूसरी बीवी की जो यूनियन काउंसिल है उसमें जाएगा। तो उस यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगी, वहाँ पर वो अपने नुमाइंदे देंगे और तमाम जो डिसीजन है उसके हक़ में या ना हो हक़ में तो वो सारे आएंगे। और एक और चीज़, अगर फ़ैसला हो चुका है आर्बिट्रेशन काउंसिल का, फ़र्ज़ करें मियाँ के हक़ में आया है, उसे दूसरी शादी की इजाज़त मिल चुकी है या फिर नहीं मिली, जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी, अगर तो उसको इजाज़त मिली है और बीवी नहीं मानती तो वो आगे कलेक्टर के पास जा सकती है। 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो डिसीजन है उसके ख़िलाफ़ आगे कलेक्टर के पास जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर उसने शादी की इजाज़त मांगी और इजाज़त ना मिली तो फिर मियाँ जा सकता है, और अगर इजाज़त मिल गई है और बीवी समझती है कि ये जो है नेसेसरी एंड जस्ट नहीं था, ये साज़बाज़ या कुछ और इशू मतलब मेरिट पे नहीं हुआ, तो फिर वो भी कलेक्टर के पास जा सकती है। तो ये था हमारा सेक्शन 6 जिसको हमने आई थिंक हर एंगल से डिस्कस कर लिया है।